आपके लिए लेकर आ गई हूँ जो हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है उसका आज हम करने वाले हैं L2 यानी कि लेक्चर नंबर 2, जिसका लेक्चर 1 हम जो पहले करके आए हैं लेक्चर नंबर 1। तो क्या है इसके अंदर, तो आज हमें जो पढ़ना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। चैप्टर फ्लो हमने देख ही लिया था, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सेकेंड वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि फसलों में सुधार। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनकी किस्मों में सुधार और उन्नति को भी देखेंगे। तो चलिए फसलों में सुधार। अब भाई खेती कर रहे हैं हम, रोज ही करते हैं, गेहूं भी उग रहा है, चना भी उग रहा है, सब कुछ उग रहा है। अब सुधार की क्या आवश्यकता है, तो देखो सुधार की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हम जैसा कि हम बड़े परेशान हैं, है ना, परेशान से हैं हम कि जनसंख्या बढ़ रही है। देखा होगा हमारा इंडिया में हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है ना। मैक्सिमम हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं देश की, जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। उसके बाद भी हमारे देश में अगर हर साल एक इंडेक्स आता है जहाँ पे खाने के मतलब उस इंडेक्स का नाम ही हंगर इंडेक्स है, भूखमरी मतलब किन किन देशों में ज़्यादा है, उसमें भी हमारे देश का नाम ज़्यादा नीचे नहीं है, ऊपर ही है। मतलब कि हम अभी भी इन सब समस्याओं से, कभी 102 रहता है, कभी 103, कभी 130 रहता है, तो मतलब कि है हमारे देश में अभी भी भूखमरी, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो भाई इसका क्या रीज़न है, तो बहुत से रीज़न है। पहले तो जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा हमारी जो फसलें हैं वो मौसम पे बहुत डिपेंडेंट करती है ना। उनकी डिपेंडेंसी की वजह से हम जो है कभी फसलें खराब हो जाती, कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी बारिश ही नहीं हो रही, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हमें इस चैप्टर के अंदर ढूंढना है कि हमारी जो खाद्य समस्याएं हैं, हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको कैसे इंप्रूव करें। तो पहले तो बात वही जो मैंने आपको समझाई कि फसलों की किस्मों में सुधार की आवश्यकता क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि क्यों कर रहे हैं हम ये, तो अगर आपसे कोई आवश्यकता पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। तो वही जो पॉइंट्स हमने अभी समराइज किए उसी को देखते हैं। फसल की किस्मों और प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण जैसे कि रोग निरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। अब आप बोलोगे ये तो हम में होती है, नहीं ऐसा नहीं है, फसलों में भी रोग लग जाते हैं। जिन बच्चों के घरों में खेत है या जिनके घर के अंदर खेती वेती की जाती है उनको पता है कि कई बार फसलों में अलग अलग रोग लग जाते हैं, है ना। कोई फफूंद लग गई, कोई रस्ट लग गया, तो पूरा के पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे फसलों की किस्मों को पैदा करना है, ऐसी किस्में बनानी है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली हो। जैसे कि हमारे अंदर हम इम्यूनिटी पैदा करते हैं ना, कि हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पीते हैं, हम ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें रोगों से लड़ने में हेल्पफुल रहे। ऐसे पौधों में भी हम ऐसा क्या कर पाए फसलों के अंदर कि वो भी उन रोगों से लड़ पाए। तो ऐसी फसलें बनाना जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। क्या करेंगे अभी देखेंगे इसके लिए आगे। उर्वरक के प्रति अनुरूपता हो, जो भी खाद हम उसे डाल रहे हैं पौधों के अंदर, फसलों के अंदर, वो अच्छे से उसे ले पाए, अनुरूपता हो भाई, अच्छे से उसको अवशोषित कर पाए, उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां, जो भी हम खाद दे रहे हैं। उत्पादन की गुणवत्ता हो, अच्छी किस्म की हो। जैसे आप बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो मम्मी कहती नहीं अच्छी क्वालिटी का नहीं है यार, है ना, सस्ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, ऐसे बोलती है ना। तो गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी कैसी है उसकी, है ना। गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी, भाई कैसा है। जैसे अगर आप जाओगे ना तो बादाम को ले लो, बादाम मार्केट में बहुत अलग अलग प्रकार की और भावों में मिलती है। वो आजकल ऐड देखते हो आप, कैलिफोर्निया बादाम, है ना, अमेरिकन बादाम, है ना, कोई 300 रुपए किलो भी है और कोई 3000 रुपए किलो भी है। तो ये क्या फर्क है, ये फर्क है उनकी गुणवत्ता में, उसके अंदर जो पदार्थ पाए जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी फसल है या फ्रूट है, मान लो किसी में विटामिन सी पाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे ऑरेंज है जिसमें विटामिन सी थोड़ा सा कम मात्रा में, तो वो सस्ते होंगे। किसी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा है तो वो महंगे होंगे। तो ऐसे क्वालिटी पे डिपेंड करता है। गुणवत्ता, उच्च उत्पादनता होनी चाहिए, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो फैले, उत्पादन करे, ऐसी फसलें बनाना। का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। अब ये प्रजनन क्या है ये हम देखेंगे।
हम क्या करते हैं, इन फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दो फसलों के बीच में जनन करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, है ना। जनन क्या होता है भाई, एक पौधे के पुष्प को दूसरे पौधे के पुष्प से, वो मूवीज में नहीं देखा, दोनों पुष्प मिलते हैं फिर बीज बनता है, तो भाई प्रजनन होता है ना, जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है, तभी तो भाई एक फूल से फल बनता है ना, बीज बनता है। तो ये सारी प्रोसेस होनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रजनन करवा सकते हैं। इसकी विधियां हम अभी थोड़ा देखेंगे धीरे धीरे, क्या क्या हम कैसे कैसे इनमें रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम विधि क्या करते हैं, संकरण विधि अपनाते हैं। अब संकरण विधि है क्या, संकरण का मतलब होता है मिक्सिंग, ऐसा आप समझ सकते हो, लेकिन मिक्सिंग लिखना नहीं है, अलग वर्ड है इसका, इसको बोलते हैं हाइब्रिड मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है, गन्ना है भाई, एक गन्ना है ना, एक ये गन्ना है पतला दुबला बेचारा, और एक ये गन्ना दिख रहा है आपको मोटा। हमें कैसा गन्ना चाहिए, गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं, है ना, मेनली गन्ने का यूज कहाँ करते हैं, शक्कर बनाने में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा गन्ना लंबा भी हो और मोटा भी हो। जितना मोटा होगा जूस ज्यादा निकलेगा, और जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा मतलब शक्कर भी निकलेगी। अब एक खेत में लंबे गन्ने उग रहे हैं, वो बस लंबे ही लंबे हैं मतलब, लेकिन पतले हैं। दूसरे खेत में ऐसे गन्ने उग रहे हैं जो मोटे हैं लेकिन हाइट कम है उनकी। अगर ये दोनों गुण मिल जाए तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो चीनी उद्योग है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसको अच्छे गन्ने मिलेंगे, शक्कर ज्यादा बनेगी, ज्यादा क्वांटिटी में, बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों चीजें मिला दी जाए। तो अब ये कैसे मिलाएंगे, तो थोड़ा सा आपको जनन के बारे में अगर आइडिया है, पौधों में कैसे होता है जनन, थोड़ा सा आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि हर पौधे पे एक पुष्प होता है भाई, है ना। पुष्प में दो चीजें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन हमारे काम के हिसाब से अभी हम दो की बात करें। एक होता है हमारा पुंकेसर, जो नर को डिनोट करता है, यानी कि मेल को डिनोट करता है ना, ये पुष्प का नर वाला हिस्सा है। और दूसरी होता है हमारा वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा स्टाइल कहते हैं, है ना। पुंकेसर को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी फीमेल को डिनोट करता है, मादा को डिनोट करता है। तो जब नर और मादा मिलते हैं, मतलब कि पुंकेसर से पराग कण निकल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे बीज बनता है। वो बीज जब नीचे गिरता है तो नया पौधा बनता है, ये प्रोसेस होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चालाकी। क्या चालाकी, कि हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नहीं कर सकते घर पे, ये साइंटिस्ट ने जो स्टडी किए हुए हैं, जो दिन रात इस पे काम करते हैं, वो कर सकते हैं। हम तो अगर हमें ये फसलें उगानी है तो हम तो मार्केट से वो बीज उठा के लाएंगे जो साइंटिस्ट ने बना के रखे, हम ये हमारे घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके पराग कण को, भाई ये गन्ना लंबा है, इसमें लंबेपन का गुण ज्यादा है, तो हमें इसका लंबापन चाहिए, ठीक है। तो या तो इसकी फीमेल ले लो या इसका मेल ले लो, मतलब पुंकेसर इसका ले लो या वर्तिकाग्र इसकी ले लो, जो भी आपकी मर्जी है। इधर इसके पास भी एक पुष्प होगा सेम ऐसा ही, इसके पास मोटेपन का गुण है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी टेक्निक आप अपना सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने इसका क्या ले लिया, पराग कण ले लिया, इस पुष्प का पोलन ग्रेन ले लिया, और इस पोलन ग्रेन को इधर नहीं गिरने दिया, उसी पुष्प पे नहीं गिरने दिया, मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर गिराया, ताकि इसका लंबेपन का गुण इधर आ जाए। अब दोनों में निषेचन हुआ, बीज बना। अब जो बीज हमें मिलेगा, जब हम उसको उगाएंगे, तो हमारा जो गन्ना होगा वो कैसा होगा, मोटा भी होगा और पतला भी होगा, मोटा भी होगा और लंबा भी होगा, ठीक, आई बात समझ में। तो मोटा और लंबा पाया जाएगा। अब क्या है, हमारा तो भाई प्रोसेस अच्छे से हो गया। अब ये बीज अच्छे थे, पहले इनको टेस्ट किया जाता है, ऐसे ही नहीं, मार्केट में नहीं डाल सकते इनको, पहले इनको टेस्ट करेंगे कि भाई लक्षण आया भी है कि नहीं, उल्टा नहीं हो गया हो, उल्टा इन द सेंस कि छोटी हाइट का और पतला नहीं पैदा हो गया हो, ऐसा नहीं हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले उगाया जाता है, इन बीजों को 2-3 पीढ़ी तक वैज्ञानिक टेस्ट करते हैं इस पे, उसके बाद मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो आप जिनके भी भाई गेहूं के खेत है, उनको पता है अलग अलग किस्म के बीज आते हैं, वो किस्म क्या है, वो किस्म यही संकरण से बनाई हुई किस्म है।
हम नहीं बना सकते। ये आपको लग रहा है ऐसे चुटकियों का काम, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले। अब आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, ये जो गुण है ना, लंबापन, जैसे आपके गुण है कि आप गोरे हो या काले हो, ये गुण क्या होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि आपके पापा गोरे हैं तो आप गोरे हो सकता है आपकी मम्मी का कलर थोड़ा सा डार्क हो और वो गुण आप में आ जाए। तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसका लंबेपन का गुण यहाँ पे आ गया, तो ये आनुवंशिक गुण है। हमारे सारे गुण आनुवंशिक होते हैं, मैक्सिमम गुण, जैसे बालों का कलर, आंखों का कलर, है ना, स्किन का कलर, लंबाई। अब सारे में आप ऐसे मत बोलना कि भाई हमारे जो शरीर का आकार है, मतलब मैं मोटी हूं तो मेरा बच्चा भी 100% मोटा होगा। मोटा पतला होना ये हमारे खान पान पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आनुवंशिक नहीं है। पौधों पर संकरण कराते हैं, यह संकरण अंतराकिस्मीय। अंतराकिस्मीय का मतलब क्या होता है, दो भिन्न किस्मों में। किस्में जो जिनके खेत है उनको पता होगा, देखो बहुत सारी किस्में होती है, चावल की भी बहुत सारी किस्में होती है। चावल लेने गए हो कभी बाजार, देखते हो ये दुबार है ना, और ये सोना मसूरी है, ऐसे नाम होते हैं ना किस्मों के। तो भाई इसमें क्या किया जाता है, दो अलग अलग किस्मों में ये चीज करवाई जाती है, संकरण कराया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको संकरण बोलते हैं। दो अलग अलग चीजों में मिला के कोई तीसरी नई चीज बना लेना, ऐसे सिंपली आप लैंग्वेज में समझ सकते हो। दो भिन्न प्रकार की किस्मों को जनन द्वारा नए प्रकार की किस्मों में परिवर्तित करना या नए प्रकार का पौधा बनाना संकरण कहलाता है। संकरण का यही मतलब है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अंतराकिस्मीय का मतलब दो अलग अलग किस्मों में, जैसे मैंने चावल की दो किस्म ली, एक सोना मसूरी ले ली और एक दुबार ले लिया, इनके बीच में मैंने ये वाला प्रोसेस करवाया, तो वो क्या हो गया, अंतराकिस्मीय। या फिर अंतरा स्पीशीज भी होता है, जैसे एक ही जाति के दो विभिन्न स्पीशीजों में, जैसे कि मैंगो। मैंगो क्या है, मैंगो की भी आपने देखी बहुत सारी वैरायटी है ना, बहुत सारी वैरायटी। अब मैंगो की इतनी सारी वैरायटी है, लेकिन मैंगो है तो एक ही फ्रूट है ना, मैंगो के सारे फ्रूट मैंगो ही है, ऐसे थोड़ी एक का नाम मैंगो है और एक का नाम ऑरेंज है तो सारे मैंगो, लेकिन उसकी वैरायटी बहुत सारी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लंगड़ा है मैंगो, राजापुरी मैंगो है, तो आप लंगड़ा और राजापुरी के अंदर करवा दो, जाति उनकी क्या रहेगी, एक रहेगी। हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, हर जो भी जीव है उसका नाम दो शब्दों में देते हैं, एक तो जाति है ना पीछे वाला, और आगे वाला वंश होता है। ये बात हमने पढ़ी थी ना, भूल तो नहीं गए हो, पहले वाले चैप्टर्स द्विनाम पद्धति पढ़ी थी। तो ये कह रहा है वंश सेम हो लेकिन जाति अलग अलग हो, वंश सेम हो। जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा। तो मैंजीफेरा की एक जाति है मैंजीफेरा इंडिका, और मैंजीफेरा की एक दूसरी जाति है मैंजीफेरा लोकोफोरा, जो भी है, ठीक है। तो आपने है तो मैंजीफेरा, तो वंश तो क्या हो गया भाई, जीनस तो क्या हो गया, दोनों का सेम है, ये भी मैंजीफेरा वो भी मैंजीफेरा, लेकिन दोनों की स्पीशीज अलग है, इसीलिए दो अलग अलग स्पीशीज में करवा रहे हैं। अथवा अंतरावंशी भी हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, वंश भी अलग ले लो, जैसे एक आलू और एक टमाटर में कराओ, दोनों अलग अलग जीनस के, आलू का अलग जीनस है वंश है, टमाटर का अलग वंश है, उनमें करा दो, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो तीन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, संकरण करा सकते हैं। इनको ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना है, बस नाम लिखने हैं, बस मैंने आपको समझा दिया कि ये होते क्या है, ज्यादा इतना डिटेल में आपको लिखना नहीं है। तो पहली विधि तो ये है हमारी। दूसरा क्या है, फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना, जिसके फलस्वरूप आनुवंशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। ये और एडवांस टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं हम, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे कि कोई फसल है उसमें कोई अच्छी चीज है, जैसे मान लो मैंगो ही ले लो, है ना, एक ऐसा मैंगो है जो बहुत मीठा है। अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, इसकी पूरी सेल्स, भाई मैंगो है तो अंदर सेल्स भी होंगी, कोशिका भी होंगी, और कोशिका है तो उसके अंदर डीएनए भी होगा, और डीएनए तो उसके अंदर जीन भी होता है। ये सारा हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ के आए। तो भाई इसके अंदर जीन्स होंगे। अब पहले तो वैज्ञानिक पूरा इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे कि भाई ये जो मीठापन दे रहा है
वो कौन सा जीन है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि हमारे अंदर और जितने भी जीव है उनके अंदर कोई भी लक्षण हमें दिखता है, मीठा, कड़वा, गोरा, काला, नाटा, ये सब लक्षण कौन उत्पन्न करता है, जीन उत्पन्न करते हैं। और जीन किसमें होते हैं, जीन डीएनए के खंड होते हैं। ठीक है, अगर मैं डीएनए बोलूं तो भी सेम है, डीएनए में ही छोटे छोटे भाग होते हैं जीन्स जो किसी लक्षण को उत्पन्न करते हैं। तो पहले तो वो क्या करेंगे, उस डीएनए में क्या करेंगे, मान लो ये डीएनए था मैंगो का, उसमें से उन्होंने ढूंढा कि इसमें ये वाला जो भाग है, देखो ये ढूंढना कोई खेल नहीं है, बहुत टाइम लगता है। मान लो ये वाला जो भाग है ये मीठापन, स्वीटनेस लेके आ रहा है, एस नाम दे दिया मैंने इसको। अब वो यहां से इसको अलग कर लेंगे। अलग करके क्या करेंगे, जहां उनको ये मीठापन डालना है, मान लो एक ऐसा मैंगो है जो खट्टा होता है, पकने के बाद भी खट्टा ही रहता है, तो इस जीन को निकाल के वो ऐसे मैंगो की सेल में डाल देंगे जो खट्टा था। उससे क्या होगा, ये जीन वहां पे जाएगा, इसका काम तो मीठा करना है, तो अब जो वो खट्टा मैंगो था उसमें भी मीठे मीठे मैंगो उगने लग जाएंगे। इसको कहते हैं आनुवंशिक जीन या ऐच्छिक गुणों वाले जीन डालना। ये दूसरी विधि है। एक में तो हम वही हमारा निषेचन विषेचन करवा देते हैं, एक में हम डायरेक्ट जीन ही डाल देते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजों में टाइम लगता है। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। आनुवंशिक रूपांतरित फसल, भाई इसका रूपांतरण कर दिया, इसके पहले वाले जो मैंगो था उसके जीन खट्टे थे, हमने मीठे वाला जीन डाल दिया, मतलब उसके आनुवंशिकी में चेंज कर दिया। अब बार बार आनुवंशिकी समझाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। आनुवंशिकी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले लक्षण, ये लक्षण ही तो था, वो खट्टा था वो उसका लक्षण था, ये मीठा है ये इसका लक्षण है, तो हमने इन लक्षणों को चेंज कर दिया, मतलब उनकी आनुवंशिकी पर चेंज कर दिया। अब जो खट्टा मैंगो था उसमें मीठे मैंगो लगने लग गए, अब यही मीठापन उसके पीढ़ी दर पीढ़ी मैंगो में आता जाएगा। जो नए बीज बनेंगे वो भी मीठे होंगे, उससे जो बीज बनेंगे वो भी मीठे होंगे, तो आनुवंशिकी हो गई ना। ठीक है, तो आनुवंशिकी में रूपांतरित फसल भी कहते हैं इसको। इसको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप भी बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, GMC, GMO भी बोलते हैं, ओ में सब आ जाता है, एक होता है GMO, GMO में सब आ जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, तो वो जीव कोई भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, पर यहां पे हम फसल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने क्रॉप कह दिया। GMP भी बोलते हैं भाई इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जो भी बोलो सब सेम है। अब मैं यहां पे ये इरेज कर रही हूं, इसको नोट कर लो क्योंकि बीच में एक लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है, नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सकती है। ठीक है, सारे हमने क्या किया भाई, ऐसी अलग अलग चीजें की, अलग अलग चीजें करने से हमने फसल की किस्मों को अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उगाने की कोशिश की। जैसे हम पहले बोलते थे स्ट्रॉबेरी तो भाई फॉरेन से आती है, कीवी तो भाई फॉरेन से आती है, यहाँ पे तो मिलती ही नहीं है, लेकिन अब आप देखते हो मिलती है। हालांकि अब भी हम बाहर से ही ला रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी स्ट्रॉबेरी और कीवी उगने लग गई है। कैसे, बस कमाल है साइंस का, हमने उसके जीन्स में ऐसे चेंज कर दिए हैं कि वो अब हमारे यहाँ पे भी उग सकती है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जो आप क्लास 12th में अगर बायो लोगे या साइंस लोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में उगा सकते हैं हम इनको। कृषि, पर्यावरण या फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे कि सूखा, बाढ़, पूर्वानुमान कठिन होता है, भाई आप नहीं बता सकते। हालांकि हमारा जो मेट्रोपॉलिटन जो है वो बताते हैं भाई कि इस साल बारिश ज्यादा होगी, इस साल सूखा पड़ेगा, इस साल ठंड ज्यादा होगी, लेकिन वो एक अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई बारिश अच्छी होगी। कई बार ऐसा भी होता है, मौसम विभाग की जानकारियां फेल हो जाती है, वो कहते हैं बारिश अच्छी होगी, बारिश ही नहीं हुई इस साल।
तो हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि सूखा रहेगा या बाढ़ पड़ेगी, है ना। इसीलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी है। तो हमने क्या किया, अब मौसम में तो हम कोई सुधार कर नहीं सकते, तो हमने ऐसी किस्में बना दी, मतलब ऐसी वैरायटी बना दी पौधों की, फसलों की, कि जिनको मौसम से कोई ज्यादा फर्क ही ना पड़े, वो कम पानी में भी उग जाए, ज्यादा ठंड में भी उग जाए, ऐसी फसलें बनाना शुरू कर दिया जो विविध जलवायु परिस्थिति में उगा सके या उग सके। ठीक है, जलवायु तो समझते हैं, वहां का मौसम। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग जाती है। कुछ ऐसी किस्में बना दी हमने जो उच्च लवणीय मिट्टी, अब ये उच्च लवणीय मिट्टी क्या होती है, ऐसी मिट्टी जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लवण बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे रेगिस्तान वाला एरिया जो है, एक एमपी है, एक आपके केरल है ना, हिमालय वाला जो रीजन है, वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन अगर आप इधर साइड आएंगे, राजस्थान साइड, तो यहाँ पे खारापन होता है, पानी के अंदर भी खारापन होता है कई जगह पे, और मिट्टी में भी सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं, है ना। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता, सॉल्ट का मतलब होता है जैसे सोडियम सॉल्ट जैसे Na2CO3, कैल्शियम सॉल्ट जैसे COCA3, ये सब सॉल्ट ही है। ठीक है, तो सॉल्ट ज्यादा होते हैं, तो अब ज्यादा सॉल्ट होते हैं ना, तो पौधे खराब हो जाते हैं, अच्छे से नहीं उग पाते। उनको ये सब चीजें चाहिए, लेकिन एक लिमिट में चाहिए। अब लिमिट से ज्यादा अगर मिट्टी में ये सब चीजें होती है तो वो उग नहीं पाते। लेकिन हमने ऐसी किस्में भी बना दी जो ज्यादा उच्च लवणीयता में भी उग जाएगी। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बनता है। अभी क्या क्वेश्चन बनता है? अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम कौन सी विधियां अपना सकते हैं। तो पहली विधि आप देख चुके हैं, प्रजनन कौन सी विधियों से कर चुके हैं। एक तो संचरण विधि है नंबर 1, और दूसरी विधि है ये वाली, ये दूसरी है, यहाँ पे 2 डाल दो भाई, वैसे यहाँ लिखा हुआ है दूसरी ऐच्छिक गुणों वाली। तो ये 2 विधियां, इस पे क्वेश्चन है क्योंकि नीचे आपके एनसीईआरटी में। अब किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हमारे पास है जो हमारी फसलों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ऐसा समझ लो। जैसे हमने कहा मौसम प्रभावित करता है, तो ऐसे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादनता बढ़ाना। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने कहा हमारी जो प्रॉब्लम है कि हमें अच्छे से जो है खाद्यान्न नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें, तो हम ये करेंगे कि हम फसलें ज्यादा उगाएंगे, है ना, भूखमरी को कम करने के लिए, सबको आराम से खाद्यान्न मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फसलों का उत्पादन बढ़ाएंगे। अब उत्पादन कैसे, प्रति एकड़ उत्पादन का मतलब क्या होता है, वही जिनके खेत हैं वो समझते हैं कि खेतों को नापते हैं, हमारे पास 2 एकड़ है, हमारे पास 3 एकड़ है जमीन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि पहले मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो ये 1 एकड़ भूमि है ना। यहाँ पे पहले क्या करते थे, पहले जो फसलें उगाते थे, ये फसल उग रही है, मान लो यहाँ पे 100 क्विंटल गेहूं उगता था पहले, 100 क्विंटल पैदावार होती थी। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसी भूमि पे, प्रति एकड़ पे हम 150, 200 क्विंटल तक उगा पाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें इसके रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि यहाँ पे ये फसल की पैदावार क्यों कम हो रही है। क्या उस जमीन के अंदर खाद्य पदार्थ की कमी है, कोई कीड़े मकोड़े उसको बीमारी फैला रहे हैं, ये सारी चीजें ढूंढेंगे। सिंचाई नहीं हो पा रही इसलिए फसल कम हो रही है, कोई फसल के अंदर दिक्कत है, ये सारी चीजें कोई कारण ढूंढेंगे। उसके बाद हम प्रति एकड़ उत्पादनता को बढ़ाएंगे, उत्पादन मतलब प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्नत किस्में लेके आएंगे। उन्नत किस्में मतलब अभी जो हम कह रहे थे कि एक के गुण दूसरे में डाल दो, जैसे हमने गन्ना किया, गन्ने की बहुत सारी वैरायटी आती है, ठीक है, गेहूं की बहुत सारी वैरायटी आती है। गेहूं में देखो आप क्या आता है, सोना कल्याण आता है ना। एक बोलते हैं कि भाई ये एमपी का वो शरबती गेहूं है, वो आशीर्वाद आटा का ऐड भी देखते होगे आप, एमपी से चुन चुन कर लाए हुए शरबती गेहूं, है ना। तो भाई अच्छी उन्नत किस्में के बीज लाओ, उनको उगाओ, तो किस्म भी अच्छी। गेहूं में भी आप वैरायटी देखते हो, उनके भाव भी अलग अलग होते हैं, तो ये भाव उन्नत किस्मों के होते हैं। उनके बीज लाते हैं, फिर उनको उगाते हैं।
फसल उत्पादक की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न भिन्न होती है और सबकी क्वालिटी अलग है। अभी मैंने बात की, हर किस्म की क्वालिटी अलग है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, ऐसी दालें उगाओ जिसमें प्रोटीन पहले के कंपैरिजन में अच्छा हो। कैसे कर सकते हैं ये? वैसे ही जो अभी हमने किया, जीन किसी ऐसी दाल में, जैसे सोयाबीन में हम बोलते हैं जीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है ना, सुना हो आपने कभी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? तो सोयाबीन के अंदर होता है। फिर हम मटर की बात करते हैं, तो हम सोयाबीन का पहले तो ढूंढे कि सोयाबीन में ये प्रोटीन जो ज़्यादा है वो किस जीन की वजह से है। उस जीन को वहाँ से उठा के गेहूं के अंदर डाल दो, चावल के अंदर डाल दो, किसी दूसरी फसल के अंदर डाल दो, तो उसमें भी प्रोटीन अच्छा आने लग जाएगा। तो प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं दालों में। तिलहन में तेल, इसी तरह तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अलग अलग। फल और सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ऐसी सब्जियां बनाओ जो ज्यादा देर तक रह सके, सड़े नहीं। ऐसा नहीं आज, क्योंकि देखो रोज सब्जियां बिकती नहीं है, आपको भी पता है, फल रोज बिकते नहीं है, तो हम ऐसे फल बनाए जो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रह सके। ये सब बन चुका है, मैं कोई है ना ऐसे सपने नहीं दिखा रही आपको, ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसलिए तो रोज फल वाले फल कैसे बेच पाते हैं भाई, उनके तो रोज फल सड़ जाए। हमारे घर में लाओ एक दिन फल, आज लाते हो केला, कल तो आधा हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है। लेकिन वो फल वाले कैसे रखते हैं? सब टेक्निक्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स है, ये सब हम कर चुके हैं, ये हमें करना नहीं है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जैविक, ये थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे करा, अभी हमें 9th में इतना पढ़ना नहीं है। जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोधकता भी उत्पन्न कर लो। जैविक का मतलब जीवों से, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो वायरस हैं जो फसलों को बीमारी फैला रहे हैं, वो सब जैविक है। जैविक का मतलब लिविंग चीजें, अजैविक का मतलब नॉन लिविंग चीजें। अब नॉन लिविंग चीजें क्या है? पाला गिर रहा है, तेज धूप आ रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज ठंड पड़ रही है ना, ये सब अजैविक प्रतिरोधकता है, अगर ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। जैविक जैसे रोग, कीट, निमेटोडा। निमेटोडा क्या है? क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं एनिमल वाला पीछे, है ना। एनिमल के अंदर एक कृमि होते हैं ना, जैसे हमने कभी पढ़ा था एस्केरिस, फिता कृमि, है ना, ये सब पढ़े थे। ये निमेटोडा होते हैं, उनको निमेटोड्स कहते हैं, कीड़े होते हैं जो। तथा जैविक जैसे सूखा, क्षारकता। क्षारकता मतलब वही लवणता जो मैंने समझाया था, मिट्टी में ज्यादा हो जाए। जलाक्रांति क्या होता है? देखो मिट्टी की एक कैपेसिटी होती है जल को लेने की, अगर आप उस मिट्टी में जरूरत से ज्यादा जल डाल दोगे ना तो भी पौधों को नुकसान पहुंचाती है, पौधा सड़ जाएगा, गलने लग जाएगा, उसको कहते हैं जलाक्रांति। गर्मी, ठंड, यही मैंने बोला, जैविक में तो आपके सारे जीवी और अजैविक में ये सारी चीजें, ये रही अजैविक। परिस्थितियों में के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है, ये फसल को बढ़ने से, उत्पादन को रोकते हैं, तो इनको आपको सुधारना है किसी तरह। कैसे? इन्हीं चीजों से जो ऊपर हम मेथड पढ़ के आए हैं उन्हीं से सुधार सकते हैं। परिपक्वन काल में परिवर्तन कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो आप फसल सुधारने के लिए? ये सब हम तरीके पढ़ रहे हैं, क्या क्या कारक है, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम फसल को सुधार सकते हैं। विधियां तो 2 हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं? तो आप क्या कर सकते हो, उनके परिपक्वन काल में परिवर्तन कर सकते हो। जैसे अभी समझते हैं, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय आर्थिक दृष्टि से अच्छा हो। भाई मान लो फसल जो है उसको 6-7 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं उगने के लिए, तो आप उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर सकते हो कि वो जल्दी वृद्धि करे, जल्दी उग जाए, जल्दी से उसमें फल लग जाए और जल्दी से मार्केट में हम उसे बेच दें। ठीक है, तो ये कहते हैं परिपक्वन काल में परिवर्तन। क्यों? जब वो फल, भाई जब तक फल नहीं बनेगा आप क्या बेचोगे? पौधा ले जाके तो बेचोगे नहीं, जिसके फल बिकते हैं उसके तो फल ही बेचोगे। गेहूं है, जब तक उसमें गेहूं नहीं लगेगा, क्या गेहूं का पौधा थोड़ी बेचोगे, गेहूं बेचने जाओगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनमें जल्दी गेहूं या फल जो भी हम पौधा उगाया है वो अच्छे से, टाइम से और जल्दी से उग जाए। कम समय में होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। जितनी जल्दी फसल आपकी लहराएगी उतना आपको फायदा होगा, उसको उतनी सिंचाई कम देनी पड़ेगी, उस पर खर्चा उतना ही कम होगा, जल्दी उग जाएगी और उसको जल्दी से आप बेच पाओगे। ठीक है, ऐसा होता है ना।
कई बार ऐसा होता है आपके पड़ोस के खेत में गेहूं पहले उग गए, वो तो बेचने चला गया, आपके गेहूं में अभी कच्चे हैं, ऐसा होता है कई बार, है ना। तो वो बोलते हैं यार उसके गेहूं तो पक गए, हमारे तो अभी टाइम लगेगा, 2-4 दिन और लगेंगे अभी पकने में इसको, उसके बाद ही बेच पाऊंगा। तो उतने दिन आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको सिंचाई करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में सफल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। व्यापक अनुकूलता क्या होती है भाई, किस्में अलग अलग प्रकार की आप किस्में बना दो। ठंड के लिए भाई इस किस्म की ये वैरायटी है, इस किस्म में ये वैरायटी है, इस किस्म में ये वैरायटी है, तो इससे क्या होगा, इससे भाई उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी, आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण। ऐच्छिक सस्य का गुण क्या होता है भाई, आप जैसी चाहो वैसी फसल उगाओ। आपको चाहिए कि भाई मेरे को चारा बेचना है, तो आप घास उगाओगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घास उगे, फिर आप उसको बेच दो। आपके घर भी आते होंगे ना, गाय को चारा बेचने वाले आते होंगे, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसमें ऐच्छिक गुण ला सकते हो। ये सब विज्ञान की मदद से होगा। आपको फल नहीं चाहिए भाई, घास के ऊपर जो फल लगते हैं उसको आपसे क्या काम है, आपको तो घास चाहिए, आप घास उगी नहीं उसको बेच दोगे। फल से आपको कोई लेना देना है ही नहीं, घास में जो फूल लग रहे हैं या फल लग रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐच्छिक गुण के हिसाब से अपनी क्या कर सकते हो भाई, खेती कर सकते हो। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषक तत्व की आवश्यकता हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, फसलों को उगाने के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता कर सकते हो। तो ये सारे जो थी, आपको कम पोषक तत्व चाहिए, ऐसी फसलें उगा लो जिसको कम खाद देना पड़े, जिसको कम जो है, मान लो आप जो भी खाद बाजार से ला रहे हो तो वो आपका कम खर्चा हो, वो अपने आप ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है, कम मेहनत में ही, कम खाद देने पर ही अच्छे से उग रही है, तो ऐसी फसलें उगाओगे। तो ये जो थी, ये क्या थी, ये आज हमने जो देखी, ये कुछ विधियां थी जिससे हम फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, प्लस कुछ कारक थे जिससे हम फसल को उन्नत किस्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो कुछ ऐसा था, इसको हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए